हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के जो बच्चे दिसंबर के लिए अटेम्प्ट करेंगे, दिसंबर 2024 के लिए। तो कॉमर्स के लिए क्या उनके सिलेबस होने वाली है, तो इसी सिलेबस को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस में कौन कौन से 10 यूनिट होते हैं आपके, और उस 10 पर्टिकुलर यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ध्यान रखिएगा, मेरा नाम जो है शुभम तिवारी है और मैं आप लोगों को कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पूरी बातें की जाएंगी, ध्यान रखिएगा। मैं वैसे कॉमर्स की क्लासेस लेता हूँ और जो मेरी क्लासेस की टाइमिंग होती है वो 11 बजे होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को यूट्यूब के ऊपर। और सैटरडे संडे मैराथन के लिए रिजर्व रहता है, सैटरडे या संडे किसी और दिन में से, है ना। या मास्टर क्लास जो होती है मेरी 12 बजे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, आज के इस सेशन को, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो 10 यूनिट हैं और उस 10 यूनिट में हमें क्या क्या एक्चुअली पढ़ना होता है। क्लियर है? देखिए, इस 10 यूनिट को जानने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है ना, वो एक बहुत बड़ा समुद्र है। ठीक है, तो आपको 6 महीने का प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उसमें से भी आपने कुछ भी असावधानी बरती है ना कि हम 3-4 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। किस्मत सही होगी आपकी तो आप तैयारी कर लोगे। किस्मत का मतलब ये होता है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की होगी अच्छी बहुत, तो आप कर लीजिएगा। नहीं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे वैसे करके आए हो और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, और फिर आप देखिएगा सिलेबस को, तो आपको पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी 6 महीने में। ठीक है, मैं आपको सिलेबस से रूबरू कराता हूँ। अभी देखिए सिलेबस कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इन सब के बावजूद भी बच्चे को ये नहीं पता होता है कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप यूजीसी के वेबसाइट पे देखिएगा, है ना, तो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट है आपका वो कॉमर्स है और इसका पर्टिकुलर जो कोड नंबर है वो 8 है। ठीक है, इतनी बात कंप्लीट है। अब सबसे आपको ये 10 यूनिट का ओवरव्यू है, जिसमें यूनिट 1 की हम बात करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों आता है। ये एक बात और बता देता हूं कि ये देखने के लिए केवल 10 यूनिट लगते हैं, है ना, कि अरे यार 10 ही यूनिट तो है, आराम से कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 10 यूनिट को अगर आप ब्रेक थ्रू करिएगा, क्लासिफाई करिएगा, तो ये कम से कम 15 से 18 यूनिट निकल के आते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि जैसे यूनिट 1 की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये दोनों अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफरेंट सब्जेक्ट और इंटरनेशनल बिजनेस इज डिफरेंट सब्जेक्ट। तो दो आपके बुक्स बन गए ना, दो आपके सब्जेक्ट बन गए। इसको यूनिट 1 का नाम दिया गया है। ठीक है, यूनिट 2 में देख लीजिए, अकाउंट एंड ऑडिटिंग है। अकाउंट अलग पार्ट है, ऑडिटिंग बिल्कुल अलग पार्ट है। ये दो आपके सब्जेक्ट बन गए, तो 4 तो पहले यूनिट से बन गए। क्लियर है? तीसरा यूनिट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, चौथा यूनिट है बिजनेस फाइनेंस, पांचवा यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड। यहाँ भी 2 यूनिट की बात हो रही है, रिसर्च अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 6 जो है, एक मैनेजमेंट का है और दूसरा HRM का है। ये भी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट इज डिफरेंट सब्जेक्ट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। सिमिलरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस भी आपको पढ़ना पड़ता है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है हमारा, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो कि यूनिट नंबर 9 है, और यूनिट नंबर 10 में है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब इस पर्टिकुलर एक एक यूनिट को समझेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलें सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यूनिट 1 है, उसमें हम सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट पे आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके इंट्रोडक्शन, क्या क्या कंसेप्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट के, क्या क्या एलिमेंट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के। आपको मैक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट को क्लासिफाई करिएगा तो अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट निकल के आते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, जो जो भी इन्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। उसके बाद आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बताई जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, फेरा, CSR के बारे में बताया जाएगा। मॉडल ऑफ CSR आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका
बिजनेस इन्वायरमेंट वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्क्रीट हो जाता है। समझ में आई बात। उसके बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो जैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन की और मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। क्या क्या कौन कौन से मोड हैं जिससे आपकी बिजनेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकती है। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की बात करते हैं, जो भी एडम स्मिथ की थ्योरी होती है, फैक्टर इंडोमेंट की थ्योरी होती है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी होती है, तो अलग अलग थ्योरीज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वो वहाँ हम डिटेल में पढ़ते हैं। सिमिलरली जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, अब गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करती है, कैसे हस्तक्षेप करती है, तो गवर्नमेंट इम्पोज किया करती है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में, है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिसेंट अपडेट क्या है, उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई में सारी बातें हम करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं और इनके बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। एफडीआई को थोड़ा बहुत हम डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि आप रिसेंट पेपर देखिएगा तो एफडीआई को थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया है। क्लियर है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट हम करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो आइटम है किस किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, करेंट नेचर का है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। उसके बाद ये जो आपका पार्ट है ना, ये वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं और उसमें हम उसके अलग अलग लेवल की बात करते हैं। उस अलग अलग लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे हम बात करें अगर कि आपको फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, कस्टम यूनियन क्या होता है, कॉमन मार्केट क्या होता है, अलग अलग लेवल पे क्या क्या इंटीग्रेशन आपको दिखाई देती हैं, क्या क्या सारी चीजें वहां होती हैं उस लेवल पे। ठीक है, वो सारी चीजें हमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में पढ़ना होता है। उसके बाद ट्रेड डाइवर्जन, ट्रेड क्रिएशन के कंसेप्ट को हमें देखना होता है। यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, एशियन, सार्क, नाफ्टा, है ना, ये सारी चीजें हमें जाननी होती है। उसके बाद हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनसीटीएडी हो गया। सिमिलरली डब्ल्यूटीओ के बारे में हमें डिटेल पढ़ना होता है, उसके फंक्शन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये जितने भी अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं डब्ल्यूटीओ के, वो सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 है। समझ में आई बात। तो यूनिट 1 में इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। सिमिलरली हम बात करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले तो अकाउंट्स अलग पार्ट है, ऑडिटिंग अलग पार्ट है, मैंने बता दिया आपको। तो अकाउंट में खाली जनरल अकाउंटिंग नहीं है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी है वहां पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट में सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ने हैं आपको। क्लियर है, बेसिक से सारे। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ना है आपको। पार्टनरशिप में क्या एडमिशन है, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जो जो भी आप सारी चीजें 11th-12th लेवल पे आपने पढ़ा है, वो सारी चीजें पार्टनरशिप में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ना पड़ेगा, कंपनी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, लिक्विडेशन, मर्जर अमलगमेशन, ये सारी चीजें आपको कंपनी अकाउंट में पढ़ने होते हैं। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना होता है। उसके बाद हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो जितने भी मटेरियल कॉस्टिंग हो गए आपके, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे आप निकालते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे करते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये जितने सारे कॉस्टिंग है आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें हम रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो वगैरह हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो रिसेंट ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है, उसके लिए अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमने ऊपर ही कंप्लीट कर लिया था। समझ में आ गई बात। तो ये सारी अकाउंटिंग वाला पार्ट है। उसके बाद हम ऑडिटिंग को थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन से जनरल ही, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ऑडिटिंग में सबसे पहले इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग, वाउचिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। रिसेंट ट्रेंड क्या क्या हो रहा है ऑडिटिंग में, है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके कुछ कैलकुलेशन वगैरह देख लेते हैं ऑडिटिंग वाला पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 2 बन जाता है। उसके बाद जब यूनिट नंबर 3 में आते हैं तो उसका हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है बिजनेस फॉर्म का, ये भी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हम कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिमांड एनालिसिस की बात करते हैं।
ठीक है। डिमांड एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी वगैरह तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप क्या क्या है एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में, वो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर से कंज्यूमर बिहेवियर में दो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल, उन दोनों से कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करता है वो भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन जब आप पढ़िएगा तो प्रोडक्शन में ये दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की दोनों की बात करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन अलग अलग मार्केट में कैसे की जाती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, है ना, ये सारी चीजें में हम मार्केट के अंदर पढ़ लेते हैं। क्लियर। ओलिगोपोली में अलग अलग मॉडल होते हैं ओलिगोपोली के, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। देखिएगा छोटा छोटा टॉपिक जरूर दिया गया है, छोटे छोटे टॉपिक में से भी यूजीसी नेट क्या करता है, अंदर घुस के पूरा एकदम क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर केवल आप सिलेबस के थ्रू पढ़ रहे हो तो बात नहीं बनेगी इससे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है मोनोपोली में, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, प्राइस स्कीमिंग हो गया, पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गया, और ये तीनों के अलावा और अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो सारी चीजें पढ़नी है आपको इस यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इतनी सारी बातें हमें करनी होती है, समझ में आई बात। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की। देखो बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहले स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग की हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसकी हम बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कौन कौन से मेथड से हम कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, है ना, उसकी हम बात करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके जो जो भी थ्योरी हैं वो हम पढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग इवेल्युएशन टेक्निक्स आता है, आपका पेबैक पीरियड आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है, तो सारे कन्वेंशनल और साइंटिफिक टेक्निक हम कैपिटल बजटिंग के पढ़ लेते हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक होती है, डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज एंड पॉलिसी, इसके बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, क्लियर है। उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, जिसमें एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं। उसके बाद ये सारा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हो। यहाँ भी देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 चैप्टर है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट है, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और दूसरा है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहां तक तो आप अभी तक अपने हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पढ़े थे आप वहां तक करे हो, ठीक है। आपने एमबीए एमकॉम किया होगा तो आपको अलग से आईएफएम के बारे में भी बताया गया होगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क, हेजिंग टेक्निक क्या क्या होते हैं, क्लियर है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जैसे जीडीआर हो गया, एडीआर हो गया, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज पढ़ना होता है, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो ये सारा का सारा जो पार्ट बन जाता है आपका यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस का बन जाता है, समझ में आई बात। उसके बाद अगर यूनिट 5 पे हम चले तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट हमने आपको बताया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड, ये ध्यान रखिएगा 2 सब्जेक्ट हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, क्लियर है। सेंट्रल टेंडेंसी हम वैसे भी सुनते हैं तो हमारे मुंह से ही निकल जाता है भैया मीन मीडियन मोड, समझ में आई बात। उसके बाद डिस्पर्सन हो गया, स्क्यूनेस हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, 2 वेरिएबल के बीच में, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी, अप्रोचेज टू प्रोबेबिलिटी, अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, बेस थ्योरम पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ना होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में से वो जो रेड बॉल ब्लू बॉल वाला सवाल आता है वो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जाता है, जिसमें बायोनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाता है आपको, क्लियर। तो ये है आपका पूरा का पूरा रिसर्च वाला पार्ट। रिसर्च वाला पार्ट जैसे ही आप खत्म करिएगा आता है नेक्स्ट आपका रिसर्च, ठीक है। जैसे ही स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट ये है, सॉरी ये है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। जैसे ही स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट खत्म करिएगा आप छलांग मार के आ जाते हो रिसर्च वाले पार्ट में, क्लियर। तो रिसर्च में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता है, क्योंकि रिसर्च वाला पार्ट आपने कहीं ना कहीं पेपर 1 में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो रिसर्च के क्या कंसेप्ट है, क्या टाइप है, रिसर्च डिजाइन क्या है, डेटा आप कैसे कलेक्ट करते हो, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पढ़ लिया, लेकिन ये वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना यहाँ से शुरू होता है रिसर्च की जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने क्लासिफाई किया होता है ना। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, माइन व्हाइटनिंग यू टेस्ट, ये सारी टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इनसे हमेशा हमेशा क्वेश्चन आना तय है,
ये ध्यान रखिएगा। तो इसको डिटेल में करना होता है हमें। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या क्या आप चीज़ें फॉलो करते हो, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इससे जनरली आपको प्रोसेस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ तक आपका यूनिट 5 जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड है। ठीक है। अब यूनिट 6 में फिर से हमने आपको बताया है कि दो सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड हैं। देखने को मिलता है बहुत छोटा सा टॉपिक ये, लेकिन मैनेजमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग है, ये ध्यान रखिएगा। जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अलग अलग थ्योरीज, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। हेनरी फ्यूल की थ्योरी आती है ना, टेलर की थ्योरी आती है, तो ये सारी बात इसी में करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अलग अलग तरीके के हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, इसकी बात यहीं पे कर लेते हैं हम, है ना। उसके बाद हम मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अलग अलग जो थ्योरीज हैं, है ना, अलग अलग थ्योरी जो भी हैं उसके बारे में आपसे यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद हम बिजनेस एथिक्स की भी यहीं पे फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस एथिक्स की बात आप लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट में भी करना होता है। तो अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिटेल में कर लिया है तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ छुटकारा मिल सकता है। समझ में आई बात? तो ये आपका मैनेजमेंट का पूरा पार्ट हो गया। उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको पूरा का पूरा रोल फंक्शन वगैरह पढ़ना होगा, है ना। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, उसके प्रोसेस क्या क्या है, सारी बातें आपको यहाँ पे करनी होती है। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट पढ़िएगा आप, जिसमें जॉब इवैल्यूएशन के अलग अलग टेक्निक बताए जाएंगे आपको। इंसेंटिव क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट क्या क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके से होता है, उसके टाइप क्या क्या है, 360 डिग्री, 580 डिग्री, ये सारी बातें आप इसी में करते हो। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना, पर्सनालिटी के अलग अलग थ्योरी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन की थ्योरी अलग अलग, ग्रुप डायनेमिक्स की यहाँ बात करते हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो आप, है ना। और लास्ट में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, है ना, जो फ्रीजिंग रीफ्रीजिंग वाली बात करते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैसे हो सकता है, वो हम यही बात करते हैं। समझ में आई बात? यूनिट 6 तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब यूनिट 7 में क्या है हमारा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंकिंग में सबसे पहले आप ओवरव्यू, आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 जो पीरियड है बैंकिंग का, एक प्री इंडिपेंडेंस है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये तीनों फेजेस में बैंकिंग का क्या क्या रूपरेखा था उसको आप डिटेल में यहाँ पढ़ते हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ते हो, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज की बात करते हो, फॉरेन कोऑपरेटिव बैंक, फिर से आरबीआई की पूरा डिटेल में पढ़ना होता है आपको, फंक्शन, रोल, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, जैसा कि हमने बताया, एनपीए मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना होता है। फिर से फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सा होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जिसको जिसिक मार्केट बोलते हैं, है ना, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना होता है। उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, एनबीएफसी हो गया, क्योंकि एनबीएफसी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन एनबीएफसी से पूछा जा रहा है, क्लियर है। म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ये सारी के सारे आपको ये सारे से मतलब ऊपर ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पीएफ, पेंशन फंड जैसे हो गया, म्यूचुअल फंड कब इंडिया के अंदर आया था, पेंशन फंड कब इंडिया के अंदर आया था, ये सारी जनरल बातें होती हैं। तो अगर आप इसको देख लेते हो तो आपका काम कंप्लीट है, क्लियर। सिमिलरली अब हम बात करेंगे, देखो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आपने बैंकिंग के अंदर क्या क्या डिजिटलाइजेशन देखा है, बैंकिंग में एक अलग अलग टर्म आता है कि बंच बैंकिंग किसको बोलते हैं, ग्रुप बैंकिंग किसको बोलते हैं, मर्चेंट बैंकिंग किसको बोलते हैं। तो हर तरीके के अलग अलग जो टर्म होता है ना बैंकिंग वाला, उसको आप देख लेना चाहिए, उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है बैंकिंग के लिए। बैंकिंग से जैसे ही आप निपटते हो, आपका इंश्योरेंस आ जाता है। इंश्योरेंस में सबसे पहले लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, रिस्क की क्लासिफिकेशन, है ना, रिस्क का मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, रिस्क क्लासिफाई कैसे करते हो, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, वो सब की हम बात करेंगे। फिर से आईआरडीए और उसका रोल, जो आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसके बारे में भी पढ़ना होता है, उसके रूल क्या क्या है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये आपका यूनिट नंबर 7 बन जाता है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट आता है। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले
आपको मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आता है आपको? इंट्रोडक्शन में आपको मार्केटिंग के एराज आ जाते हैं, प्रोडक्शन एरा में क्या हुआ था, प्रोडक्ट एरा में क्या हुआ था, उसी से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट भी हैं, है ना? समझ में आई बात? उसके बाद मार्केटिंग चैनल्स, है ना? मार्केटिंग चैनल में 1 लेवल 2 लेवल जो जो भी चैनल होते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी, उसमें आप एसटीपी की बात कर लेते हो, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग की बात, है ना? उसके बाद जो 4 पीज है, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों जो पी है ना, उसको डिटेल में पढ़ना होता है आपको। प्रोडक्ट के बारे में आपने पढ़ लिया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोडक्ट डिसीजन देख दिया हुआ है, तो कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनकी बातें हम करते हैं। उसके बाद प्राइसिंग डिसीजन की जब बात करेंगे तो अलग अलग प्राइसिंग कैसे अफेक्ट करता है ना? प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। प्रमोशन डिसीजन के लिए क्या मार्केटिंग में प्रमोशन का रोल होता है, अलग अलग प्रमोशन टूल्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग, इसका प्रोसेस क्या होता है, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स, टेक्निक एक्सेट्रा, ये हम आपको प्रमोशन में बताते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उसमें हम यही प्लेस की बात कर रहे होते हैं, है ना? जिसमें लॉजिस्टिक वगैरह हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा 4P हो गया। 4P से जैसे छुटकारा पाते हो उसके बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जब मार्केटिंग में पढ़ोगे तो उसमें कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर अपने परचेज को कैसे आगे की ओर ले चलता है ना? उसकी परचेज के टाइम बिहेवियर क्या क्या होती है, ठीक है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? पैटर्न क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, तो ये सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर में आप पढ़ लेते हो। तो यहाँ तक तो प्रॉपर मार्केटिंग का वो वाला पार्ट आ गया। उसके बाद सर्विसिंग मार्केटिंग के भी आप ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, सर्विस मार्केटिंग में कि सर्विस मार्केटिंग के क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, सोशल मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। अलग अलग मार्केटिंग के टर्म भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको जरूर लग रहा होगा कि सर ये तो सिलेबस हम कर लेंगे, लेकिन इसको करने के लिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल पाएगा अगर बिगिनर हो तो। समझ में आई बात? यूनिट नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब यूनिट नंबर 9 में आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है। ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है, जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम डिटेल में कर लेना है, ठीक है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये सारे के सारे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट हैं, इसको भी डिटेल में कर लेना है। फिर से सेल ऑफ गुड एक्ट की बात करते हैं, तो सेल ऑफ गुड एक्ट को भी आपको अच्छे से कर लेना है। अलग अलग थ्योरीज होती है, अलग अलग डॉक्ट्रीन होती है, उसको भी अच्छे से कर लेना है। ये जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट ऑफ बायर, ये कुछ भी अगर जिस एग्जाम में भी आपका लीगल एस्पेक्ट आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है, तो ये टॉपिक ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? तो आपको पता चल सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। उस उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसके पास कितने कितने टाइप हैं सब कुछ पढ़ना है आपको, है ना? कंपनीज एक्ट के 2013, अब 2013 में ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट जो पहले वाला था 1956 वाला, है ना, और 2013 वाला, दोनों में डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 2013 में क्या क्या नए नए प्रोविजन आए हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? एलएलपी की बात करेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको आप भी को भी पढ़ना है। कंपटीशन एक्ट हो गया, है ना? कंपटीशन एक्ट 2002, उसके प्रोविजन क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, डिटेल में करना है। आईटी एक्ट को ऊपर ऊपर से कर लोगे चलेगा, आरटीआई के ऑब्जेक्टिव ऊपर ऊपर से कर लोगे चलेगा। आईपीआर की जो भी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें क्या क्या आता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इसके पनिशमेंट क्या क्या होते हैं, कितने दिनों तक जेल हो सकता है, क्या क्या प्रोविजन होते हैं, सब कुछ करना है इसमें। क्लियर है? और लास्ट में आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएसटी। जीएसटी की डुअल मैकेनिज्म क्या है, बेनिफिट क्या है, वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी क्या है, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ लेना है, ठीक है? तो ये आपका बन जाएगा यूनिट नंबर 9, जो कि है आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। समझ में आ गई पूरी बात? लास्ट वाले यूनिट पे चलते हैं। तो लास्ट वाला यूनिट जो होता है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स की बात करते हैं तो उसके बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि करंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, क्लियर, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या क्या होना चाहिए, उसके अलग अलग सेक्शन किस किस सेक्शन में आता है,
है ना। एग्रीकल्चरल इनकम क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पूछा गया था, एग्जेम्पशन के बारे में पूछा गया था। आप अलग अलग हेड में, जो भी पांचों हेड हैं उसमें कैसे कंप्यूट करते हो टैक्सेबल इनकम को, ठीक है। डिडक्शन आपको पूछे जाते हैं आपको, तो ये सारा का सारा इनकम टैक्स में आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, एकदम डिटेल में पढ़ना होता है। समझ में आई बात। इंटरनेशनल टैक्सेशन की हम बात करते हैं तो डबल टैक्सेशन मत छोड़िएगा आप, क्लियर है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है नहीं छोड़ना है, क्लियर है। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है आपका नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में इसकी क्या क्या कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंस है, एक्सेट्रा, ठीक है। टेक्निक्स क्या क्या होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के। उसके बाद कैसे आप रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ असेट को कैलकुलेट करते हो, है ना, शट डाउन करते हो या कंटिन्यू ऑपरेशन हमें रखना होता है, कैसे आप करते हो। और उसके बाद टीडीएस के बारे में पढ़ना होता है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। और लास्ट में आपका ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कैसे आप ई फाइल करते हो, क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें 10 यूनिट को एकदम कंप्लीट बनाती हैं, और ये रहा आपका टोटल यूजीसी नेट का पूरा का पूरा सिलेबस। ध्यान रखिएगा कि जो जो भी मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो मैं कंटेंट दे दूं आप लोगों को, चाहे वो यूट्यूब पे करा दूं आप लोगों को, उसमें क्या होता है ना कि इस बार जो मैंने कराया था तो 70 से 80% क्वेश्चन जो है मेरे कंटेंट से आया हुआ था। ना विश्वास हो तो भाई जितने भी आपके जानने वाले हों, अगर यूट्यूब पे काफ़ी बच्चे हैं, है ना, तो उनसे पूछिएगा कि कंटेंट कैसा है, तो कंटेंट आपको क्रिस्पी मिलेगा, पूरा एकदम फुल्ली एकदम टू द डेडिकेटेड होगा एग्जाम के लिए हमारा कंटेंट, क्लियर। तो कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको क्या करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको नीचे नंबर दिया गया है, उस नीचे वाले नंबर पे कॉल करिए, अपने आप को इनरोल कराइए। अगर आप यूजीसी नेट के लिए सीरियस हो तो, नहीं सीरियस हो तो टाइम पास करने के लिए ज़रूरत नहीं है। सीरियस हो तो नीचे नंबर दिया गया है, कॉल करिए, अपने आप को इनरोल कराइए। और मेरा जो पढ़ाता हूँ मैं, वो बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, तो इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, है ना, धीरे धीरे हम इजी पढ़ेंगे, मॉडरेट करेंगे, हार्ड करेंगे, तो उससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन 2.0 बैच जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, नीचे नंबर दिया गया है, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप को इनरोल कराइए। विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हो हमसे पढ़ के, आपकी 100% फी वापस कर दी जाती है। नेट क्वालिफाई होते हो, आपकी 80% फी वापस कर दी जाती है। समझ में आई। तो ये दोनों जो सिचुएशन है आपको विन विन सिचुएशन के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो आई बिलीव कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमने बताया है, जो भी हमने डिस्कशन की है, एक कंप्लीट डिस्कशन, अ हेल्दी डिस्कशन, वो आपको सारी बातें पता हो गई होंगी, सब कुछ पता चल गया होगा। ध्यान रखिएगा, केवल सिलेबस देख के आप तैयारी कर रहे हो तो आपसे नहीं होगा, है ना। आपको पूरी बातें, अगर मान लीजिए मैं ये बताता हूँ कि अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेपर का रिसेंट पेपर जो होगा पीवाईक्यूज, वो पूरा का पूरा एनालाइज करना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम ये नहीं करते हैं कि, ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कोचिंग लेना ही जरूरी है ना। कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो आपको कैसे तैयारी करना है ये हम बता रहे हैं, कि क्या करना है आपको, रिसेंट पेपर जो भी है पूरा एनालाइज कर देना है, और उसके बाद देखना है कि हमारे सिलेबस क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जब तैयारी करोगे ना तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। नहीं तो हम आपके साथ है ही, आप जाके अपने एडमिशन को इंश्योर कराइए। नीचे नंबर दिया गया है, आपको एकदम सिस्टमेटिक कंटेंट मिलेगा, सिस्टमेटिक आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, सिस्टमेटिक पीवाईक्यूज क्वेश्चन वगैरह सब मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। और आई बिलीव कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।